केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। जैसे कि पहला चैप्टर अगर हम कहेंगे तो पहला चैप्टर इसमें है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री होगा स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फिर इसके बाद हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम ही है केमिस्ट्री का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है एक्स रेज, जो कि एक्स रेज के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो एक्स रेज जो है ये हमारा बोर्ड का सिलेबस नहीं है, लेकिन कभी कभी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्स रेज से, तो एक्स रेज को भी हम डिस्कस कर देंगे। फिर इसके बाद लास्ट जो हमारा चैप्टर बचता है वो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपने ये सब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। तो मैं एक बार इसको आपको फिजिक्स में भी डिस्कस कर देता हूँ, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीजें हमारा जो आता है सब चैप्टर ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसा कि नाम ही है फोटो मतलब क्या होता है, फोटोन, ठीक है। और फोटॉन्स का इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले तो हमारा जो है कि इसके जस्ट पहले हम लोगों ने स्टडी किया था लाइट के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको लाइट के बारे में फिर से बता देता हूँ। इसके पहले हमने जो वेव पढ़ा था, जो आपका वेव नेचर ऑफ लाइट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको लाइट को बताया था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लाइट की सिचुएशन में कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है, उस फिनोमेना के बेसिस पे हम लोग लाइट का बिहेवियर या नेचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा लाइट क्या है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा रहा है, तो वहां पे लाइट का जो बिहेवियर होता है वो वेव नेचर का होता है। क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी स्क्रीन पे हमारे बनते थे बैंड, ब्राइट बैंड और ब्लैक बैंड, ठीक है, या हमारा डार्क बैंड जो बनता था, वो फिनोमेना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं सक्सेसफुली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। बट हमारा क्या होता है कि अगर हमारा यही लाइट किसी सर्टेन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट हो, तो उस मेटल के सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो ये जो फिनोमेना है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारा जो लाइट का बिहेवियर होता है इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग लाइट को बिहेव करने वाले हैं, ठीक है, कैसा, पार्टिकल नेचर। सो लाइट, ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेंगे लाइट हैव ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो इसमें ड्यूअल नेचर में पहला होगा वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, और दूसरा जो हमारा होता है ये होता है पार्टिकल, ये है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब कि यहां पे पार्टिकल हमारा होगा फोटोन, ठीक है, फोटोन। फोटोन हमारे जैसे इंस्टीट्यूट का भी नाम है, हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम क्या है, फोटोन। तो हम लोगों ने यहीं से नाम निकाला है फोटोन, ठीक है। तो फोटोन बेसिकली क्या होता है, ये लाइट होता है, और फोटोन होता है हमारा पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट हमारा चल रहा है मीडियम में,
तो लाइट क्या होता है कि हम मानते हैं ट्रेवल करता है इन द टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। सो फोटोन का जो स्पीड होता है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ठीक है, फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस प्लैंक ने किया था। प्लैंक ने बताया था कि जो हमारा लाइट होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में क्या होता है, प्रोपेगेट होता है मीडियम में, और इस पैकेट्स में क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, और इसी पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, मतलब रेस्ट में अगर फोटोन है तो उसका जो मास होता है वो जीरो, मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है फोटोन का रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से जो मास होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहां पे न्यूटोनियन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में हमारा फोटोन का कोई मास डिफाइंड नहीं है, मतलब कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और हर एक फोटोन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, और हर एक फोटोन के पास क्या होगा, एनर्जी होगा, एज वेल एज क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाइट। अब देखो फोटोन जो होगा, फोटोन ये बेसिकली फोटोन का प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया कि इसका रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, इसका कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है। दूसरा हमारा ईच फोटोन मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से मूव करता है, एंड ईच फोटोन हैव एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ठीक है, ये होता है हमारा फोटोन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फोटोन है। और क्या होता है कि जब फोटोन किसी दूसरे पार्टिकल के साथ या किसी दूसरे एटम्स के साथ क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, कोलिजन उसका हो सकता है, और कोलिजन में जो फोटोन है अपना मोमेंटम और एनर्जी दूसरे पार्टिकल को जिससे वो कोलाइड हो रहा है उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। बस ये समझिए कि फोटोन एक पार्टिकल के ही तरह से है, बस इतना है कि पार्टिकल जो हमारे होते हैं उनके अगर वो रेस्ट में है तो भी उनका कुछ मास होता है, बट यहाँ अगर फोटोन रेस्ट में है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फोटोन जब भी मोशन में रहेगा तब भी हम उसका एग्जिस्टेंस और उसके बिहेवियर प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। रेस्ट में रहेगा तो हम फोटोन के बिहेवियर और जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं वो हम नहीं स्टडी कर पाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमारा फोटोन हो जाता है। तो बेसिकली फोटोन हमारा क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। अब मैं बताता हूं कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है। तो जब लाइट हमारा ट्रैवल करता है तो लाइट मान लीजिए कि हमारा है, तो इसका जो वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ अगर लाइट का हमारा लैम्डा है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में चल रहा है तो लाइट जो का स्पीड जो होगा वो c होगा। तो इस लाइट में जो फोटोन होंगे, ठीक है, उस एक फोटोन का जो एनर्जी होगा E इज इक्वल टू क्या होता है, वो h इंटू म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है हमारा, और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ। ये हमारा वेवलेंथ है, और ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो ये हमारा जो फोटोन की एनर्जी हो जाती है, वो फोटोन की एनर्जी हमारा है h इंटू न्यू, या हम इसी को लिख सकते हैं, ये हमारा होगा h, म्यू को हम c डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन।
और यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ये एच है उस एच को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जो होता है, ये एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये हो जाएगा हमारा जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एच का वैल्यू, ए कांस्टेंट। ठीक है, और इसका मोमेंटम क्या होता है, तो जो फोटोन का मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू ए एच डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन तो एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस भी लाइट में जो फोटोन चल रहा है उस लाइट का अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उस केस में जो फोटोन, हर एक फोटोन का जो वेव मोमेंटम होगा, P हमारा मोमेंटम है, तो मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है। ठीक है, या इसी को अगर देखो हम ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो ये जो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा फोटोन का E डिवाइडेड बाई सी। तो हमारा जो फोटोन का मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू, उसको हम h बाई लैम्डा या हम फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, c। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मोमेंटम। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये हमारा फोटोन की एनर्जी हो गई एच सी बाई लैम्डा, और फोटोन का जो मोमेंटम है वो h बाई लैम्डा होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, और इसी को हम E बाई सी, E हमारा सिंगल फोटोन का क्या है, एनर्जी है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे फोटोन का क्या होता है, एनर्जी होता है और मोमेंटम। हर एक फोटोन के पास एनर्जी होगा और क्या होगा, मोमेंटम। और हर एक फोटोन क्या कर सकता है, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर सकता है, और कोलिजन में फोटोन अपने मोमेंटम और एनर्जी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, पूरा कर सकता है या पार्शियल कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक, चलिए, तो ये हमने फोटोन के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिया कि फोटॉन्स क्या होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि देखिए, अगर ये हमारा एक मेटल है, ठीक है, ये हमारा मेटल है, और मेटल के अंदर सर्टेन मेटल है। ठीक है, अगर लाइट हर मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि हर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मेटल ही होते हैं जिनके सरफेस से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल जो होते हैं वो होते हैं सीजियम। ठीक है, सीजियम मेटल आपने पढ़ा होगा। तो सीजियम मेटल होता है, तो इसका सीजियम मतलब उस एटम से इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, छोड़ने की टेंडेंसी जिनकी ज्यादा हो। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दें अपने एटम से। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं उनके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगा सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का, तब उस केस में उस मेटल के सरफेस से क्या एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा एक स्पेसिफिक मेटल है, सीजियम मेटल ही है सपोज, तो हमें पता है कि हर एक मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। ये हमारे मेटल्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मेटल्स के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं थ्रू आउट द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, सरफेस के ऊपर भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मेटल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे। अब क्या होता है कि अगर इसी सरफेस के ऊपर हमारा लाइट इंसिडेंट होता है, तो अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इस तरह से आ रहा है, ठीक है, फोटोन इस तरह से गया और इधर आया है यहाँ पे, और इस तरह से जो है कि ये हमारा क्या हुआ, लाइट हुआ। ठीक, ये हमारा इंसिडेंट वेव है। इस तरह से लाइट हमारा इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट।
इंसिडेंट लाइट। तो क्या होता है कि ये जो फोटॉन्स है हमारे, ये मेटल सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, लाइट हमारे ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो क्या होता है कि इसमें से कुछ जो फोटोन है, जो कुछ फोटोन है यहाँ पे, वो आके क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे मेटल के अंदर, उससे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन के दौरान क्या होता है, फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, या तो देखो फोटोन हमारा क्या करेगा, पूरी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा पार्टिकल को, या तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा कि फोटोन जब कोलाइड करता है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सरफेस की तरफ बढ़ता है। देखो अब इलेक्ट्रॉन जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस मेटल सरफेस के क्या होंगे, सरफेस पे भी एग्जिस्ट होंगे। जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेटल के अंदर है। ठीक है, तो जब लाइट हमारा इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो कुछ ऐसे फोटोन है जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं और उनको क्या करते हैं, अपना पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। और कुछ ऐसे फोटोन है जो हमारे मेटल के अंदर इंटर कर जाते हैं, और मेटल के अंदर इंटर करके यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हैं और उसको अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बल्ब के अंदर है, मतलब मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन की एनर्जी लेकर के क्या होगा, ये ऊपर आता है सरफेस की तरफ, क्योंकि अगर इसको मेटल से बाहर आना है तो पहले इसको सरफेस पे आना पड़ेगा, फिर सरफेस से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो जो अंदर मेटल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटोन की एनर्जी लेके सरफेस तक आएंगे, फिर सरफेस से बाहर आने के लिए इनको एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस तक आएगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लैटिस पॉइंट है या जो एटम्स हैं उनके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, कोलाइड करें। तो फिर जब कोलिजन होगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो एनर्जी फोटोन का लेके सरफेस तक चल रहा था, तो रास्ते में उसे क्या मिल गया, कुछ एटम्स मिल गए। तो उस एटम से अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो गया तो उस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करेगा, लूज कर देगा। तो फिर क्या होगा, उस एनर्जी, कुछ एनर्जी लूज करके फिर भी उसके पास कुछ एनर्जी बच गई, तो फिर वो आगे बढ़ा। तो हो सकता है कि फिर एक ही कोलिजन के बाद वो यहाँ सरफेस पे आ गया, फिर उसके बाद सफिशिएंट एनर्जी है तो सरफेस के बाहर आ गया। अब दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, मेटल के अंदर, ये फोटोन की एनर्जी लेके ऊपर गया, तो क्या हुआ, उसका एक जगह कोलिजन हुआ, फिर एनर्जी कुछ लॉस हुआ, फिर उस एनर्जी से लेकर के आगे बढ़ा, फिर उसका एक दूसरे एटम से कोलिजन हो गया, तो फिर उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो गया, और इस तरह से मल्टीपल कोलिजन होने के बाद जब वो सरफेस पे पहुंच रहा है तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं बची कि वो क्या करे, इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन से कोलाइड करता है और फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली सरफेस छोड़ देगा। ठीक है, तो छोड़ेगा नहीं, सरफेस छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है, डिपेंड्स करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कोलिजन्स में गया है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहली बार ही कोलिजन करे और पहली बार ही कोलिजन में अपनी पूरी एनर्जी क्या कर दे, एटम को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो जब कोलिजन्स होगा, एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो एटम्स एनर्जी लेके वाइब्रेट होगा, मतलब इस मेटल का टेम्परेचर उस केस में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी मेटल का इंक्रीज होता है वो एनर्जी वो वाला होता है जो फोटोन को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया, लेकिन वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिर एटम से कोलाइड करके अपनी एनर्जी पूरी लूज कर दिया। ठीक है, और इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ फोटोन है जो डायरेक्टली एटम से आके कोलाइड करते हैं, तो एटम्स को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। तो एटम्स को क्या करेंगे, वो तो फिक्स्ड है, वो तो मूव नहीं कर पाएंगे, फ्री तो है नहीं, तो एटम्स क्या कर देंगे, उस फोटोन का एनर्जी लेके थोड़ा उनका वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से मेटल का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है इलेक्ट्रॉन्स का सरफेस से बाहर आने का, वो इलेक्ट्रॉन का है जो सरफेस पे है,
क्योंकि फोटोन यहाँ पे है, तो अगर एक वेवलेंथ है यहाँ पे, ठीक है, ये वेवलेंथ मान लो कि लैम्डा है, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि एक सर्टेन वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ है तभी यहाँ पे क्या होता है कि मेटल सरफेस से हमारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। तो देखो सबसे ज्यादा चांस हमने कहा कि जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है वही एमिट होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है तो ये फोटोन का एनर्जी लेके क्या करेंगे, सरफेस को तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि इसका कोलिजन किसी दूसरे एटम के साथ पॉसिबल नहीं है, ये तो सरफेस पे ही बिल्कुल है, तो ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। तो ये कहीं कोलिजन नहीं होगा तो इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ क्या आएगा, बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस के। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है बाहर आने का वो जो इलेक्ट्रॉन सरफेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अंदर से आएंगे, तो अंदर से आते आते कुछ एनर्जी लूज कर देंगे ड्यू टू द कोलिजन, और उस सरफेस पे आ गए और उनके पास थोड़ी सी एनर्जी बची और उस एनर्जी से क्या हुए, बाहर आ गए सरफेस के। तो एक देखो क्या होता है कि मेटल अगर मान लो कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडम मोशन में होते हैं और ये लाइट हमारा इंसिडेंट ना हो मेटल के ऊपर, तो लाइट अगर इंसिडेंट नहीं होगा तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन्स मेटल के बाहर क्यों नहीं आता है, क्योंकि तब भी तो मूव करते रहता है। तो देखो उस केस में क्या होता है कि अगर इस मेटल सरफेस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को आना है तो क्या करता है कि जो एटम्स होते हैं वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है, वो पूरा कंप्लीटली उसको फ्री नहीं करेंगे कि अपने एटम से अपने आप बाहर चला जाए। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट आप क्या देना पड़ेगा, एनर्जी, ठीक है, कम से कम कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, सरफेस से बाहर जा सकता है, अदरवाइज ये अपने से बाहर नहीं जाएगा। तो यही एक हमारा जो है कि मेटल का वर्क फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमारा है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है किसी मेटल का, वर्क फंक्शन मेटल का डिफाइंड होगा। तो वर्क फंक्शन जो होता है ये डिफाइन किया जाता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to emit an electron from the surface of a metal, ठीक है। एक मेटल के सरफेस से कम कितना एनर्जी जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए, वही जो है हमारा वर्क फंक्शन होगा उस मेटल का, ठीक है, 5। तो देखो जो एनर्जी होता है यहाँ पे फोटोन के पास, वो फोटोन अपनी एनर्जी किसको देता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि जो फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू, ये हमारा H इंटू म्यू होता है, या E इज इक्वल टू, इसी को हम HC डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, लैम्डा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा, फोटोन का कम होगा, ठीक है। तो अगर हमारा एक सर्टेन जो है वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा लाइट का, तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, और कम से कम फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये सरफेस से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन से मीट होने लगे। तो कम से कम एनर्जी के लिए क्या करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी से फोटोन कोलाइड कर जाए और उसी को क्या कर दे, एमिट कर दे। तो मतलब कम से कम अगर फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए तो क्या होगा कि वो हमारा फोटोन इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने में क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कम से कम, ठीक है, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जब हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, ये एनर्जी हमारा जो फोटोन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाए, हमारा वर्क फंक्शन हो। अगर फोटोन की एनर्जी हमारा वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है या उसके इक्वल है, तभी हमारा इस मेटल सरफेस से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इसके लिए कंडीशन देखो क्या होगा कि ये HC
डिवाइडेड बाई लैम्डा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, इसको फाई लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए वाला हमारा क्या चाहिए, ए कंडीशन है फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर emission of photo electron from surface of a metal। ठीक है, किसी मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने के लिए कंडीशन है कि फोटोन की एनर्जी जो है ग्रेटर है, इक्वल होना चाहिए उस मेटल के वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो ए हमारा आता है एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ए। अब मान लो कि अगर हमारा फोटोन का जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली ये हमारा जो फोटोन की एनर्जी है ये फोटोन की एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, वर्क फंक्शन के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये फोटोन सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकता है जो उसके सरफेस पे हो। ये फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और पूरी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया और उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये काइनेटिक मींस जो एनर्जी होगा फोटोन का वो जस्ट सफिशिएंट होगा सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से क्या बाहर करने के लिए। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आएगा तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, यहां से फिर हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सरफेस से बाहर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी मान लो किसी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है तो वो फोटोन जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसी से अगर कोलाइड करेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। अगर अंदर से कोलाइड किया तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बाहर आ जाए। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं कोलिजन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अंदर अगर कोलाइड किया तब तो डेफिनेटली अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है एनर्जी फोटोन का और ये अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया और अपनी एनर्जी दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इस केस में क्या होगा कि इस फोटोन का एनर्जी अगर फाई वर्क फंक्शन की इक्वल है तो यहाँ पे एच सी इसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाई, या हम लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, एच सी डिवाइडेड बाई फाई। तो इस लैम्डा नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब ये क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ है लाइट का जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक गिवन मेटल से क्या हो सकता है, एमिट हो सकता है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हुआ तो फिर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से एमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या डिफाइन किया गया है कि इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट which is sufficient to emit an electrons from the surface of a metal। ठीक है, तो ये किसी लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जो सफिशिएंट होता है किसी मेटल के सरफेस से क्या करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हो गया तो क्या होगा, लाइट हमारा इस मेटल सरफेस से मींस इस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है, फॉर फोटो एमिशन जो लैम्डा इस इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है,
चलो, तो ये सब चीजें हैं, आप इसको नोट कर लो। तो देख लो, यहां से हमारा जो है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब बाहर आएंगे, सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इसी सब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कंडीशन है एमिशन के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो है, एक टर्म डिफाइन किया जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। ठीक है, तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा ये वर्क फंक्शन के इक्वल, मतलब उतनी एनर्जी हो जाए फोटोन का जो जस्ट क्या कर सके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सके फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। तो ये हमारा जो है एनर्जी फोटोन का कम से कम कितना होना चाहिए कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सके, तो एनर्जी वो वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा h इंटू क्या, म्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें हमारा क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारा जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है फोटॉन्स की, उस फोटोन की एनर्जी अगर हमारा मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से भी, इस बल्क से भी क्या होंगे, एमिट होंगे बाहर। तो जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे सरफेस से बाहर आते हैं मेटल के, उनके पास भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। जबकि अगर हमारा ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट में सेम वेवलेंथ का अगर लाइट है, तो इसमें जो फोटोन होंगे, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। बट जो इससे हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उन सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से मीट हो रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां से, मेटल के सरफेस के अंदर से मीट हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस से मीट हो रहा होगा उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स अगर इमिट हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सरफेस के फोटो इलेक्ट्रॉन से कम होगी, क्योंकि ये तो कोलिजन में कुछ एनर्जी अपना क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हमारा जो वेरी करता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स varies from 0 to मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो फोटॉन्स हमारा एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, और ये लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से मीट होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी सरफेस, जो सरफेस पे जस्ट एक्सिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उससे अगर कोलाइड किया तो ए एनर्जी अपना पूरे इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो ए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेगा,
तो ये जो इमिट होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होगा। एट द सेम टाइम कहा जाएगा वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, जो वर्क करने में एनर्जी लूज हो गया इसका। ठीक है, तो कोई भी फोटोन अगर इंसिडेंट हुआ है तो मैक्सिमम अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो मान लो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। सरफेस तक पहुंचते पहुंचते मल्टीपल कोलिजन में सिर्फ उसके पास वर्क फंक्शन के बराबर ही एनर्जी बचा, तो उसी वर्क फंक्शन के एनर्जी के बराबर ही एनर्जी से क्या होगा, ये जस्ट सरफेस के बाहर आ जाएगा। लेकिन बाहर आने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, रुका रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर हमने सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उससे फोटोन हमारा स्ट्राइक किया, तो उस फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो ये पूरी एनर्जी फोटोन का लेके अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च करेगा, तो ये सरफेस के बाहर आया, तो सरफेस के बाहर आएगा तो वर्क फंक्शन इस मेटल का, तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी जाएगा, और जो एनर्जी बच जाएगा फिर उसके बाद वर्क फंक्शन के अलावा ये कहाँ चला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि एक इक्वेशन हो जाता है फोटोन की एनर्जी का। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमारा ई माइनस हाफ क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, या इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एच म्यू, और माइनस ऑफ ये 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट। देखो वहां से वर्क फंक्शन लिखा हमने, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू यहाँ पे लाइट का, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किसी गिवन मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब कि उसका स्पीड भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं एच इंटू म्यू माइनस ऑफ क्या, म्यू नॉट। ठीक है, या इसी को हम मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई एम, म्यू माइनस ऑफ क्या, म्यू नॉट, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम जो है स्पीड हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इस मेटल के सरफेस से एमिट होगा। ठीक है, अंडर रूट 2h बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी माइनस म्यू नॉट। ठीक है, तो ये लिख लो, आप नोट कर लो। तो देखो यही हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो है अब देखो, जिस भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो, मींस कम होगा, उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन से मीट कराना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग आ जाते हैं कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक ऐसा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक
एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे हमारा एक होता है इस तरह से ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक विंडोज लगा होता है, ट्रांसपेरेंट विंडोज ऐसे, और इसके अंदर हमारा एक प्लेट होता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है प्लेट। इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर से कनेक्ट करके हम इधर ले आते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है कि ये बैटरी कनेक्ट होता है, ठीक है। ये बैटरी है हमारा वेरिएबल वोल्टेज एज वेल एज इसका पोलैरिटी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि प्लेट हो गया। देखो यहाँ पे ये इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है इधर वायर से, ठीक है। इधर बैटरी, और इधर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा इधर से हमारा इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है मेटल पे, ये हमारा है इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रॉन से मीट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन से मीट होंगे, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो इसको जिस मेटल प्लेट से हमारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ये हमारा कैथोड होता है, या इसी को इमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको इमीटर, इलेक्ट्रॉन्स का इमिट करने वाला, या इसको कैथोड बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस प्लेट से हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये कैथोड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक ये सब क्या करते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इमिट होगा और इस प्लेट से कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और इसी का नाम होता है कलेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने वाला, ऐसे। और ये हमारा जो ग्लास ट्यूब होता है, ये हमारा ग्लास ट्यूब है, और ये वैक्यूम होता है, इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता है, एयर ये सब नहीं होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट हमारा विंडो होता है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट विंडो है, इसी के अंदर से हमारा लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होगा, और ये हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है अगर हमारा इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है एक सर्टेन वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इस तरह से है, हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आके, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है इसके पास, अभी हमने बताया आपको कि जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से लेके के मैक्स तक होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी स्पीड 0 होगी तो वो इधर ही प्लेट के पास होंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इधर आ जाएंगे और इस प्लेट से कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हमारा जो है कि एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये देखा गया है कि इस बैटरी को अगर हम न लगाएं
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वायर लगा दे तब भी हमारे इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी नहीं है तब भी करंट फ्लो होता है। कैसे? तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचते हैं और इससे प्लेट से क्या होता है, कलेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इधर फ्लो होकर के इधर आते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इनिशियली अगर ये बैटरी नहीं होगा तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हमने बैटरी लगा दिया तो बैटरी लगाया तो देखा इसमें कि करंट का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने इस बैटरी को किस तरह से कनेक्ट किया है। एक्सटर्नल बैटरी का इस्तेमाल करके हम इस प्लेट को पॉजिटिव पे पोटेंशियल पे रख सकते हैं या नेगेटिव पे रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम इस बैटरी को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और उसी के बेसिस के ऊपर इसमें जो करंट हमारा फ्लो होगा इस वायर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, फोटो करंट, ये हमारा फोटो करंट, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग फोटो करंट बोलेंगे। तो चलिए देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इनिशियली क्या करते हैं, इस बैटरी को, जो एक्सटर्नल बैटरी हमारा है, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर हम यहाँ पे कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो मतलब ये वाला हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कहाँ पे आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया। ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, ऐसे अगर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो जो क्या होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और ये हमारा इस केस में ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल पे और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जनरेट होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो पॉजिटिव पोटेंशियल टू क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा इस डायरेक्शन में हो गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स अप्लाई करेगा तो इस तरह से फोर्स एक्ट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट होता है Q इंटू क्या, E। तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है अगर हमारा चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स अपोजिट में एक्ट होगा। अब देखो ये फोर्स जब इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सब एक्सेलरेट होंगे। तो जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था जिसके पास स्पीड नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वो भी क्या होगा, एक्सेलरेट होके इस प्लेट पे पहुंचेगा। तो अब क्या होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट पे पहुंचने लगेगा तो यहां से क्या होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस वायर से फ्लो होने लगेंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो करंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, फील्ड बढ़ते जाएगा, फील्ड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और उसकी वजह से करंट हमारा बढ़ते जाएगा। लेकिन पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि अब क्या करोगे, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी अगर आपने लाइट का फिक्स रखा है, इंटेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ जो बीम हमारा है इंसिडेंट लाइट का, इससे यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया को जो नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस कर रहे हैं उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अगर हमने इंटेंसिटी को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा दिया पोटेंशियल बढ़ा के कि जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेकंड इमिट हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इसके ऊपर क्या होने लगा, रिसीव होने लगा या कलेक्ट होने लगा। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और यहाँ पे पर सेकंड क्या हो रहे हो, 20 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना यहाँ पे पर सेकंड इमिट होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ के हमारा जो स्पीड था वो भी क्या हो गए, स्पीड गेन करके जल्दी से यहाँ पे पहुंच गए।
लेकिन जब यहाँ पे जो भी इनिशियली जब हम पोटेंशियल नहीं लगाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी जीरो है जिस इलेक्ट्रॉन्स का, वो इधर ही क्लाउड एक फॉर्म कर लेंगे, मतलब सब इधर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले सब। ठीक है, तो ये जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं बाहर नहीं आओ। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बाहर से बैटरी लगाएंगे इस तरह से, तो जो हमारे जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सेलरेट होकर के इस प्लेट पे आएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड था वो क्या होगा, घटेगा। तो धीरे धीरे जो रेट होगा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन का वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को इमीडिएटली क्या है, हम हटा दे रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं उतने ही इधर कलेक्ट होने लगे। तो अब वो क्या आ गया, सैचुरेशन वाला स्टेट आ गया। उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, चाहे आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 है यहाँ पे 50 आप एक्यूमुलेट कर लें, चाहे जितना यहाँ पे पोटेंशियल लगा लें। तो ये जो स्टेट हो जाता है हमारा, इसी को हम लोग सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। तो देखो हमारा जो फोटो करंट है, फोटो करंट वर्सेस यहाँ पे अगर हम अप्लाइड वोल्टेज के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो हमारा इस तरह से आता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, ये ऐसा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि अगर हमने इस बैटरी का पोलैरिटी बदल दिया, मतलब कि हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया, लेट अस अज्यूम कि अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दिया और इसको क्या कर दिया, नेगेटिव पे। तो जब इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी के निगेटिव, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पे आ गया और इसके रिस्पेक्ट में किसमें आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये वाला अगर पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स एक्ट होने लगेगा, इधर। तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स होने लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उसको भी क्या करेगा, ये डिसिलरेट करवाएगा। तो डिसिलरेट करवाएगा तो वेलोसिटी कम होते होते इधर कहीं पे आके रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये पोटेंशियल हम इस डायरेक्शन में बढ़ाते गए तो एक ऐसा पोटेंशियल हमको मिल सकता है कि उस पोटेंशियल पे जो हमारा करंट है इस सर्किट में वो क्या हो जाए, जीरो। देखो करंट जीरो कब होगा, जब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन से मीट हो रहा है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचे ही नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन से मीट हुआ लेकिन यहाँ पे ये पोटेंशियल अपोजिट होने की वजह से, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये इधर डिसिलरेट होके इधर प्लेट से जस्ट आने से पहले क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक हमारा पॉइंट आता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा नेगेटिव होता है। इस डायरेक्शन में हम पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं और इधर अगर हमने कर दिया तो उसको निगेटिव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये है हमारा, इट इज मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल of the battery, minimum potential of the battery which is just sufficient to stop to reach maximum kinetic, energy electron to anode और कलेक्टर। ठीक है,
मतलब वो पोटेंशियल जो जस्ट सफिशिएंट हो मैक्सिमम काइनेटिक वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे आने से रोकने के लिए। ठीक है, तो जब अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही यहाँ नहीं आ पाएगा तो उससे कम जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो कहीं रास्ते में ही आके दम तोड़ देगा, वो तो इधर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ आने से रोक दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल है उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे इस ट्यूब के टर्मिनल के क्रॉस, तो उस केस में हमारा जो फोटो करंट होगा इस सर्किट में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, लेकिन अगर आपने कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है तो नेगेटिव अगर V नॉट से कुछ कम वैल्यूज है, ठीक है, ये हमारा इट इज मिनिमम पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल का मतलब ये है हमारा नेगेटिव में। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इसको इसका मैग्नीट्यूड में देखोगे तो ये हमारा जो है कि मैक्सिमम पोटेंशियल या मिनिमम, कम से कम हम कितना पोटेंशियल लगा दें कि इसको रोक सके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा आ जाएगा मिनिमम। देखो, तो ये पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोटो करंट हमारा जो होगा वो कुछ इस तरह से हमारा वेरी करता है। ठीक है, ये हमारा वेरी कर गया, ये हमारा जो होगा यहाँ पे माइनस ऑफ V नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V नॉट ही हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक, फिर उसके बाद पोटेंशियल धीरे धीरे नेगेटिव से होके जीरो तक आएगा, तो जीरो पे भी हमारा कुछ करंट होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, एक सर्टेन वैल्यूज के बाद आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइए लेकिन करंट हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट, करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तब भी हमारा क्या है, करंट इस सर्किट में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, यहां से अगर आपने इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से एमिट होने लगे, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होने लगे इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, देखो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू क्या हो जाएगा, V नॉट। ठीक है, और मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते थे, E माइनस ऑफ फाइव इज इक्वल टू E इंटू V नॉट, या हम यहाँ से E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा E V नॉट प्लस ऑफ क्या, 5। ठीक है, तो यहां से हमारा E इज इक्वल टू क्या होगा, H न्यू, दिस इज इक्वल टू E V नॉट प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 5 किसी गिवन मेटल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ज्यादा। अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो है डिपेंड करता है किसके, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट, मान लो कि हमने इंटेंसिटी क्या रखा, सेम इंटेंसिटी को बढ़ा दिया बाय कीपिंग